भाइयों, आज की वीडियो में फिर लेके आया हूँ वेज रिवीजन के बारे में, पेंशन अपडेशन के बारे में, 5 डे बैंकिंग के बारे में। वीडियो लेके आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यूट्यूब पे मैंने बवाल मचा देखा है और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बहुत बवाल देखा है वेज रिवीजन के बारे में, पेंशन अपडेशन के बारे में। प्रिंट मीडिया ने एक न्यूज़ दी है कि बैंकर्स की जो वेज टॉक्स हैं वो 15 दिसंबर तक फाइनल हो जाएंगी। इसी के ऊपर बहुत लोगों ने, बहुत यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है। कोई ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज़ नहीं है, ये प्रिंट मीडिया है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो देखिए भाइयों, 15 दिसंबर की बात वो कह रहे हैं, तो 15 दिसंबर क्यों? वाई नॉट 1 दिसंबर? जबकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डेडलाइन दी है आईबीए को कि 30 नवंबर को इसको फाइनल करें, 1 दिसंबर तक लेटेस्ट वेज रिवीजन शुड बी फाइनलाइज्ड। वाई दे आर टेकिंग 15 डेज एक्स्ट्रा? क्या हमारा कोई गड़बड़ हुई है? क्या हमारा कोई डेडलॉक हुआ है? कोई हमारी यूएफबीयू ने बाईकाट करके, डेडलॉक करके छोड़ के आए हैं? क्या कहीं कोई गाली गलौच हुआ है? क्या कोई ऐसी बात हुई है, कोई एबनॉर्मल घटना मीटिंग के अंदर हुई है? नो। वाई दे आर टेकिंग ए 15 डेज एक्स्ट्रा? ये न्यूज़पेपर ने न्यूज़ दे दी है। व्हाट इज़ द बेस? देखिए, ये चार्टर ऑफ डिमांड में कितना मांग रहे हैं जी, आप सभी को पता है। और आईबीए ने जो ऑफ़र दी है वो 15 से 16% तक आए हैं। आज यूनियन ये क्लेम कर रही है, आज संजीव कुमार बंदलिश की यूएफबीयू कन्वीनर की जो वीडियो हमने अपलोड करी है, स्पीच की जो वीडियो है वो आप सभी ने देखी है। उसमें वो दावा कर रहे हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ वेज नेगोशिएशन, बैंकर्स की बातचीत जो होती है वेज टॉक्स की, उसमें कभी भी 15% उन्होंने ऑफ़र नहीं लगाई। तो इसके पीछे वो क्रेडिट लेने की बात जो कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो इंस्ट्रक्शन है, इसको नेगोशिएशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना और 1 दिसंबर डेडलाइन है, इसीलिए। नहीं तो आईबी 0.5% से शुरू होती थी। 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में 0.5% से शुरू होकर वो 15% पे ख़त्म हुआ। तो आज हम कहते हैं कि 15% उन्होंने लगा दी। तो आज हम जो हमारी, क्या 15% से ये बात बनती है? क्या हम इन्फ्लेशन को मीट कर सकते हैं? क्या हम इसको वेज हाइक कह सकते हैं या इसको वेज रिवीजन कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं, जो बैंकिंग में वर्क लोड बढ़ा है, जो बैंकिंग के अंदर रिस्क बढ़ गया है, कलर्ड फोटोस्टेट आ गई है, बिना ओटीपी के फ्रॉड हो रहा है, बिना ओटीपी के पैसा निकाला जा सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बन गई हैं, नकली नोट आ गए हैं, नकली करेंसी बाज़ार में आ रही है जिसको पहचाना नहीं जा सकता। नेक्ड आई से तो पहचानने की बात रही, कई बार मशीन में भी धोखा हो जाता है। तो इतने बढ़ते रिस्क के बाद और चीटिंग की जो लोगों की जो चीटिंग नेचर है वो बढ़ती जा रही है। करोड़ों अरबों रुपए का लोन डूबा पड़ा है बैंकों का। रिकवरी के लिए फील्ड अफसर सुबह सुबह निकल जाते हैं। क्या ये रिप्रेजेंट नहीं करते हमारे यूनियन लीडर्स? आज स्टाफ शॉर्टेज इतनी है और इतनी कस्टमर क्लाइंटेल इतना बढ़ गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही बैंक 42 करोड़ कस्टमर्स को डील कर रहा है। मान लीजिए 140 करोड़ देश की आबादी है और 70 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट है। बच्चों को छोड़ दो, बुजुर्गों को छोड़ दो, इन्फेंट्स को छोड़ दो, मुस्लिम लेडीज़ को भी ज़्यादातर हम छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए, महिलाओं के खाते बहुत कम हैं बैंकों में। आप सोचिए 70 करोड़ हम मैक्सिमम मान लेते हैं कि इंडिया में 70 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट है, तो उसमें अकेला 42 करोड़ कस्टमर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके बैठा हुआ है। बाकी सभी बैंकों के पास 18 करोड़ कस्टमर हैं। तो आप सोचिए, डाटा देखिए कितना अलार्मिंग डाटा है। तो इस हालात में बैंक कैसे काम करेगा? और हर एक आदमी चीटिंग करता है। जिसके पास 100 रुपया फालतू चला वो घर जाके सो जाता है। लाखों रुपया दे दो उसको फालतू, वो घर जाके सो जाएगा। उसको पकड़ भी लो तो वो कसम खा लेता है कि मैंने कसम खाता हूँ, मैंने उठाया नहीं है। इतनी रिस्क जिसकी जॉब बन गई है, इतना मतलब कि बवाल मच गया है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। जो भी जाता है उसकी नीयत माड़ी है। तो उसमें थोड़ा सोचना चाहिए बैंक को कि इतना रिस्की काम हम सारा दिन कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह और पायलट की तनख्वाह एक होती है क्या? दोनों की रिस्क है। ट्रक ड्राइवर को भी रिस्क है, लेकिन पायलट को ज़्यादा रिस्क है, इसलिए उसकी सैलरी 20 गुना 30 गुना से भी ज़्यादा है। 5 लाख रुपया सैलरी ले रहा है पायलट,
ड्राइवर को 50,000 भी नहीं मिलता है, 20,000 25,000 में प्राइवेट ड्राइवर काम कर रहे हैं। तो दोनों को थोड़ा तोलना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बंदलिश जी स्पीच में कह रहे हैं और भी यूएबीयू के लीडर कह रहे हैं कि जो हमारा जो एरियर है 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के एरियर से ज़्यादा बनेगा। कैसे बनेगा भाइयों, ये भी मेरे को बता दो। पिछली बार 3 साल से ज़्यादा का एरियर मिला था, इस बार 1 साल का एरियर बनेगा, 13 महीने का एरियर बन जाएगा। तो आप ये सोचिए क्या ट्रिपल पेमेंट हो रही है हमारे को। पिछली बार 15% पे वेज एग्रीमेंट हुआ था, क्या इस बार 45% पे हो रहा है? तो क्या ट्रिपल एरियर कैसे बन जाएगा कि 3 साल के एरियर से ज़्यादा होगा? ये भी अजीब सी बात है, लॉजिक तो मेरे को समझ नहीं आया है। जब ये खुद कह रहे हैं कि 15% है, 16% पे वो आगे हैं और 22% हमने मांगा है, ये भी गलत कह रहे हैं। अंदर की न्यूज़ मैंने 1 महीना पहले अपनी वीडियो में बता दी है कि IBA इज़ रेडी फॉर 22%, ऊपर से वो 16% कह रहे हैं। लेकिन जो अंदर की न्यूज़ आ रही है वो ये है कि अगर 30% इन्होंने मांगा तो 22% से आगे IBA नहीं जाएगी। तो 22% तक IBA तैयार है, और इसीलिए जानबूझकर इन्होंने कहा है कि ये 16% लगा रहे हैं, हम 22% मांग रहे हैं। कल को क्या होगा, क्योंकि IBA 22% पर मानने को तैयार बैठी है और ये बाहर आके क्रेडिट लेंगे कि हमने 22 ही मांगा और 22 ही लिया। यूएबीयू ने 22 ही मांगा है और 22 ही लिया। 100% हमने उनकी हार हुई है, हमारी 100% जीत हुई। जबकि IBA 1 महीना पहले मैंने अपनी मेरी वीडियो सुनो, मैंने बोल दिया है कि 22% पे एग्रीमेंट होगा, जबकि बाकी यूट्यूबर कह रहे हैं 17, 18, 19% पे हो जाएगा। अगर खींचना आता है तो 22% पे हो जाएगा, नहीं है तो 20% पे वो IBA पीछे हाथ खींच लेगी, 20% पे आके डेड लाइक कर देगी। तो इसलिए भाइयों, अगर 30% पे अड़े रहोगे तो 22% तक आपको ऑफ़र देने के लिए IBA तैयार बैठी है और उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है। इन्फ्लेशन का भी उन्होंने चार्ट बना रखा है, वेज रिवीजन की सारी बात उन्होंने कर रखी है, अलाउंसेस को कैसे मर्ज करना है ये भी उन्होंने कर रखा है, स्पेशल अलाउंस को कैसे मर्ज करना है ये भी उन्होंने कर रखा है। तो ये सारी बातें हैं। अब ये कहते हैं कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में कुछ हमारे एम्प्लॉइज़ ये कहते हैं कि हमारी सैलरी स्लिप दिखाने में शर्म आती है। शर्म तो आनी है भाइयों। 30 साल पहले बैंक का स्केल 1 ऑफिसर MBBS डॉक्टर के बराबर हुआ करता था, उसकी पे उससे ज़्यादा हुआ करती थी। पंजाब गवर्नमेंट के जो लेक्चरर हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं, उनकी सैलरी कम थी बैंक के मैनेजर से। आज उनकी पेंशन 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपये महीना पेंशन ले रहे हैं, सैलरी को तो छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, आज MBBS डॉक्टर 1,20,000 से ऊपर सैलरी ले रहा है, बैंक ऑफिसर कहाँ बैठा है। आज भी सैलरी स्लिप दिखाते हमारे को शर्म आती है। आज हम 127th पोजीशन पे आ गए इंडिया में सैलरी के अंदर, बैंक का एम्प्लॉई। तो ये सारी बातें आपको पता भी हैं, सिर्फ मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये हमारी पोजीशन। तीसरी बात रही पेंशन की अपडेशन की बात। देखिए, यूएबीयू लीडर जो हैं बार बार पेंशन अपडेशन को पेंशन इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं। पेंशन इम्प्रूवमेंट क्या होती है और पेंशन अपडेशन क्या होती है, दोनों में अंतर है। पेंशन अपडेशन और RBI पैटर्न हम मांग रहे हैं। पेंशन इम्प्रूवमेंट तो ये होता है कि हमने, मान लीजिए एक ऑफिसर 2016 में रिटायर हुआ है, 2016 में जब रिटायर हुआ तो उसको 2012 की जो वेज रिवीजन में बेसिक पे इंक्रीज़ हुई है, तो उसको 2016 में नई बेसिक पे के ऊपर पेंशन फाइनलाइज हुई है। इसको कहते हैं उसकी वेज रिवीजन में उसकी पेंशन रिवीजन हो चुकी है। अब जो 2000 वेज रिवीजन के बाद 2022 वाली वेज रिवीजन के बाद इस 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बाद जो रिटायर होगा तो उसको तो बेसिक पे बढ़ जाएगी, उसकी बेसिक पे बढ़ जाएगी, उसी के हिसाब से उसकी 50% पेंशन फाइनल होगी। जब पेंशन फाइनल होगी तो उसकी पेंशन रिवीजन हो चुकी है। अब ये हम पेंशन रिवीजन नहीं मांग रहे हैं, हम पेंशन अपडेशन मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी 30 साल से पेंशन अपडेट नहीं हुई है, इसको अपडेट करा जाए, इसकी सीलिंग रिमूव करी जाए। क्यों नहीं इसको कहते, उसको फिर बार बार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और तीसरी तरफ देखिए कि लोड फैक्टर 2.5% ले रहे हैं। लोड फैक्टर 2.5% तो पहले हम ले चुके हैं पेंशन में। जब लोड फैक्टर के हिसाब से बेसिक पे बढ़ गई तो हमारी पेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अब ये लोड फैक्टर वेज रिवीजन की बात में आ रहा हूँ, अब 2.5% लोड फैक्टर से वेज रिवीजन कैसे बढ़ेगी? इसका जो मिनिमम लोड फैक्टर था 4% से ऊपर होना चाहिए था। अब ये 2.5% पे एग्री करके अब ये कह रहे हैं कि लोड फैक्टर कम है।
लोड फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए था, 4% से ऊपर होना चाहिए था। परसेंटेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना लोड फैक्टर से सैलरी स्लिप कंपोनेंट्स में फ़र्क पड़ेगा। और स्पेशल अलाउंस के मर्जर की वो बात ही नहीं कर रहे हैं कि स्पेशल अलाउंस को हम बीच में मर्ज करके नई बेसिक पे बनाएंगे। अगली बार कोई ऐसा अलाउंस नहीं करा जाएगा। ये हो सकता है स्पेशल अलाउंस को हाफ बेसिक पे में मर्ज कर दें, हाफ इसको फिर बाहर रखें। इसीलिए हमारी पेंशन में नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्पेशल अलाउंस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द पेंशन, नॉट काउंटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ पेंशन। जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर दो तरह की सैलरी नहीं हो सकती है। ये हमारी कोर्टों ने भी माना है, हमारी पार्लियामेंट भी मान रही है कि दो तरह की सैलरी नहीं हो सकती, वन फॉर द पर्पज़ ऑफ सैलरी एंड वन फॉर द पर्पज़ ऑफ पेंशन। सैलरी एक ही तरह की होती है, पेंशन देने के समय भी वही काउंट करी जाएगी और तनख्वाह देते समय भी वही काउंट करी जाएगी। ये दो तरह की सैलरी। अब एसबीआई का हाल आपने देखा है, एक 40% पेंशन ले रहा था, एक 50% पेंशन ले रहा था। कोर्ट ने सीधा फिटकार मारी है कि ये दो तरह की सैलरी क्यों दे रहे हो। एक ही बैंक का एम्प्लाई है, एक ही काउंटर पे दोनों बैठे हुए हैं, तो उनको एक ही बैंक में मैनेजर हैं, तो दोनों को सैलरी डिफरेंट क्यों मिल रही है। ये अलग बात है कि हमारी हिस्ट्री जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1945 से जो चली आ रही है, 1968 तक इसमें कंट्रीब्यूटरी था। 5% एम्प्लाई से कंट्रीब्यूशन लिया करते, 90 रुपीज़ पर मंथ इसकी सीलिंग थी। स्टाफ से ज़्यादा 90 रुपीज़ पर मंथ काट के उसकी पेंशन बनाई जाती थी। फिर इसमें बैंक इंपीरियल बैंक मर्ज हुआ, फिर इसमें प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी मर्ज हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज हुआ। तो उसके बाद ये हिस्ट्री बनती चली गई। फिर 2400 बेसिक पे पेंशन बनाई थी, फिर 89 में 4250 होगी, उसके बाद 27,315 पे सीलिंग लेके आ गई। तो 23/2/99 को 23 फरवरी 89 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, सभी की 50% पेंशन कर दी थी। उसके बाद ये अनोमली फिर 1999 में फिर आ गई। 1999 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये अनोमली आई, जो आज कोर्ट ने ठीक करी है। और अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नहीं निकाला है। मैंने अपनी वीडियो में कहा था, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप एसबीआई को इतना कर्ज क्यों करते हो, तो मैंने कहा कि नहीं निकाल सकते ये सर्कुलर। मुझे पता है, क्योंकि मैंने 35 साल इस बैंक की नौकरी करी है। वी आर डेड स्लो इन स्टाफ मैटर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नोटोरियस फॉर लेट सिटिंग, नोटोरियस फॉर स्टाफ मैटर्स। वी आर डेड स्लो इन स्टाफ मैटर्स। अभी तक उन्होंने सर्कुलर नहीं निकाला है। 1 महीने से ऊपर फैसले को हो गया है, और आप सोचिए क्या पोजीशन है। क्या मेरी वीडियो झूठ है कि सच है, मुझे कमेंट्स में लिखना। इसी तरह 15 दिसंबर की जो डेडलाइन न्यूज़पेपर ने दी है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ दैट न्यूज़। अगर वो 15, अभी तक तो मीटिंग की डेट ही पता नहीं कब मीटिंग होगी। मान लीजिए वो 2 दिसंबर को मीटिंग कर लेते हैं, वो 16% से 17% पे आ जाते हैं, तो क्या यूएफबीयू मान जाएगी? एकदम तो वो सीधा 22% पे आने वाले नहीं है, और यूएफबीयू भी सीधा 22% मांगने वाली नहीं है, वो 30% मांगेगी। और इसके अलावा वेज रिवीजन के अलावा हमारे रेजिडुअल इश्यूज जो पिछली वेज रिवीजन से पेंडिंग चले आ रहे हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर लेट सेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स होने चाहिए, 10 से 5 की बैंकिंग होनी चाहिए, सैटरडे संडे छुट्टी होनी चाहिए। 5 डे बैंकिंग की फ़ाइल जो अभी तक वहाँ पड़ी हुई है, 6 महीने से 1 साल हो गया। 23 फरवरी 2023 को इसका फैसला हुआ था, तो 10 महीने हो गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये फ़ाइल पड़ी है। तो क्या रिज़ल्ट निकला? मैंने एक वीडियो डाली है, मैंने ही नॉर्थ ब्लॉक से ये पता करा है कि हमारे अंडर सेक्रेटरी से फाइल निकल के डिप्टी सेक्रेटरी के पास गई है, और अब ये कहने वाले बातें हैं, वह कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये फ़ाइल क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1 हफ्ता नहीं लगेगा। तो आज तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल मैं फिर पता करूँगा डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस से कि फ़ाइल आगे मूव करी है कि डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस के पास ये पेंडिंग पड़ी है। अगर ये आगे मूव कर जाती, फाइनेंस मिनिस्टर के टेबल पे फाइल चली जाती, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर हो जाती है। पर ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। जो लीडर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 5 डे बैंकिंग जल्दी होने वाली है, और दूसरी बात है हम कुछ दे के कुछ ले रहे हैं। 40 मिनट हम बढ़ा ही रहे हैं। 40 मिनट जब टाइम बढ़ जाएगा तो ठीक है, ऑफिसर पहले ही बैठते हैं, पहले ही लेट सिटिंग है, 40 मिनट का हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ऑफिशियली हो गया, पहले तो अनऑफिशियली लेट सिटिंग थी, अब ऑफिशियली लीगल हो गया कि 6 बजे तक तो आपकी ड्यूटी है ही है भैया। उसके बाद आप कितनी देर बैठे हो? जीएम साहब ये पूछते हैं, ये सरकारी दफ्तर नहीं है, स्कूल की घंटी बजी और घर को भाग गए। ये 5 बजे आपका बैंक बंद नहीं होता है। जो 8 बजे से पहले घर जाता है मैं उसको मैनेजर ही नहीं मानता। ये हमारे जीएम की वर्डिंग है।
हमारा GM ये कहता है तीसरी घंटी पे अगर ब्रांच मैनेजर फ़ोन नहीं उठाता तो मैं उसको ब्रांच मैनेजर नहीं मानता। सुबह 8 बजे घर में ब्रांच मैनेजर सो रहा है और 10 साढ़े 9 बजे बैंक में आता है तो उसको मैनेजर नहीं मानता। अगर 8:30 बजे बैंक खुल नहीं जाता, मैनेजर अपनी सीट पे नहीं बैठा, मैं उसको बैंक मैनेजर नहीं मानता। ये हमारे GM साहब की वर्डिंग है। शो मस्ट गो, या क्या स्लोगन निकाला है। सर्कस है, सर्कस का शो चलना ही चलना है। कोई एक्रोबैट मर गया तो क्या हो गया। सर्कस की टिकटें बिकी हुई हैं, हमने शो चलाना ही चलाना है। ये बैंकिंग के ऊपर लागू कर दिए, शो मस्ट गो। ये कहाँ से स्लोगन उठा के ले आए हैं। ये बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर लागू क्यों है, बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर क्यों नहीं लागू होता। शो मस्ट गो। ये शो कब ख़त्म होगा। ये चलना ही चलना है, हर हालत में चलना है। 58,000 ब्रांचेस हैं इंडिया में। 58,000 ब्रांचेस के अंदर ब्रांच मैनेजर भी है, कैश ऑफिसर भी है, अकाउंटेंट भी है, पासिंग अफसर भी है, फील्ड अफसर भी है। चलो हम 5 को छोड़ देते हैं, 3 की एवरेज लगा लेते हैं, तो ये पौने 2 लाख के आसपास बन गया। तो पौने 2 लाख ऑफिसर्स के घर में कभी कोई रोज़ ट्रेजेडी नहीं होती है। क्या किसी की माँ मर सकती है, किसी का बाप मर सकता है, किसी का भाई मर सकता है, किसी के घर में वाइफ की तबीयत ख़राब हो सकती है, कोई बच्चा बीमार हो सकता है। तो 58,000 ब्रांचेस पूरी इंडिया में सुबह 9:30 बजे खुल जाती हैं। कभी किसी ऑफिसर ने ब्रांच ने ये कहा कि ब्रांच मैनेजर की माँ मर गई है, आज हम बैंक नहीं खोलते, आज ये ब्रांच नहीं खुलेगी। आप थोड़ा सोचो। UABU को चाहिए कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। हमारे केस को रिप्रेजेंट ठीक तरह से करा ही नहीं जा रहा है। बैंकर्स को जो लाइफ है बैंकर्स की, वो हेल बन गई है। उसकी मैट्रिमोनियल मार्केट दिखाइए जाके, ये देखो, ये मैट्रिमोनियल जीवनसाथी.com पे देखिए बैंक ऑफिसर का क्या हाल है। कोई लड़की, सभी लड़की उसको डिक्लाइन करती जा रही हैं, कोई भी उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं है। तो इसको तो बताइए कि 15% वेज रिविजन लेके आ जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे, कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी। 2.5% लोड फैक्टर से हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो लोड फैक्टर 2.5% आप कैसे मान गए। तो ये सारा कुछ उन्होंने बताया नहीं है। पेंशन इंप्रूवमेंट वर्ड बोल रहे हैं, पेंशन अपडेशन बोल ही नहीं रहे हैं। 5 डे बैंकिंग की फाइल जल्द ही क्लियर होने वाली है। जल्द की क्या डेफिनेशन है। जल्द का मतलब 1 महीना है कि 6 महीने है कि 6 साल है। 1 साल तो होने वाला है। अब जल्द किस बेस पे कह रहे हो भाई। इट टुक सो मच टाइम। जब दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, हम 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हैं, तो हमारे को क्यों नहीं आप हमारे क्लियर करते फाइल, क्यों नहीं उसकी अप्रूवल आई है। रिज़ाइनिज का इशू चल रहा है, वो भी नहीं है। एक्स सर्विसमैन का इशू जो है इंक्रीमेंट का, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद PTS का इशू जो है वो डेड पड़ा है। पार्ट टाइम स्वीपर हमारे इतना काम कर रहे हैं, सारा दिन, वो 2 घंटे उनकी लीगल ड्यूटी है और सारा दिन काम करते रहते हैं। मैंने ऐसे PTS देखे हैं, रात के 8 बजे ब्रांच बंद करके जाते हैं। कंप्यूटर पे काम वो कर रहे हैं, पासबुक प्रिंटिंग उनसे करवा रहे हैं, और कुछ ब्रांचों में डिस्पैच का काम PTS कर रहा है। उनका इशू क्यों नहीं आपने रेज किया। तो सारा कुछ होना चाहिए भाइयों। मैं न्यूज़पेपर की न्यूज़ पढ़ के हैरान भी हुआ हूँ। इतना बड़ा न्यूज़पेपर, इतनी इररेस्पॉन्सिबल, उसका बेस क्या है। उसको कैसे, अगली मीटिंग की डेट ही उसके पास नहीं है, तो उसने कैसे कह दिया कि 15 दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। यहाँ ये एस्टीमेट हो सकता है, लेकिन एक ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट नहीं है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में इतना आपसे शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यूट्यूबर भाई भी बार बार ये कहते जा रहे हैं कि 15 दिसंबर को फाइनल हो जाएगा। 15, देखिए आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, 15% से नहीं करनी है, आपने कैलकुलेशन करनी है 22% से। 22% मान के ही चलिए कि आपकी 22% वेज रिविजन हो गई है। तो आप कैलकुलेशन करते हो 21/22 से ही करें। अगर कोई हुआ तो उसका 22nd पार्ट उसका डाउन कर देंगे। 22% के हिसाब से कैलकुलेशन करके वीडियो डालो मेरे यूट्यूबर भाइयों। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितने भी कैलकुलेशन करनी है 22% के साथ करके वीडियो डालो, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले ही कह दिया है कि 22% पे वेज रिवीजन हमारी फाइनल हो सकती है। जो UABU कन्वीनर आज बोल रहे हैं, मैं 1 महीने पहले बोल चुका हूँ। मेरी वीडियो सुनो, देखो। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल सच बोलता है कि झूठ बोलता है, ये मुझे बताओ, अपने कमेंट्स में लिखो कि क्या कहाँ तक हमारी अप्रोच है, कहाँ तक हमारे सेल हैं, कहाँ तक हम अंदर बैठे हैं उनके, जो आपको बड़े बड़े लीडर नहीं बता सके, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल आपको बता रहा है। तो इस बात को समझे, सुने, और वीडियो बनाने का लाभ तभी है दोस्तों, इसको शेयर करा करो, आगे से आगे शेयर करो, सभी फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ, और सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं कि हमारा चैनल सब्सक्राइबर्स के में बहुत पीछे रह गया है। हमारी 1010 वीडियो हो चुकी हैं, और 1010 वीडियोज़ के बाद हमारा चैनल 1,17,000 कुछ सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है। तो मुझे आशा है
कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो अपने दोस्तों मित्रों से फैमिली मेम्बर से करवा दें। आप ज़रूर इसको आगे लेके जाएं ताकि वीडियो बनाने का लाभ है सभी के पास, मेरा मैसेज पहुंचे, मेरा ओपिनियन सभी के पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।